हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब को गद्दी से हटा दिया जाता है और मीर कासिम को सत्ता सौंप दी जाती है। ठीक है, जैसे ही स्थिति बदलती है और बाद में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य में भी मतभेद हो जाते हैं और मतभेद होने का परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया और बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों ने अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको आगे बढ़ा लिया, उस युद्ध को जीत के, और उनके सपने और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी बढ़ने लगी। तो आज हम मीर कासिम के बारे में समझेंगे कि मीर कासिम की शासन व्यवस्था कैसी रहती है और कैसे उसके और अंग्रेजों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मीर कासिम को। किसको पढ़ रहे हैं? मीर कासिम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, जब मीर कासिम को हम जान रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मीर कासिम जो था उस समय का सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक था। इसके बारे में जो जानकारी है वो इतनी नहीं मिल पाती कि शुरू में कहाँ से था, कहाँ से आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था और इसको मीर जाफर के द्वारा क्या बनाया जाता है? दामाद बनाया जाता है। ये बात तो मैंने तुमको पिछली वीडियो में ही बता दी थी। अब जब प्लासी का युद्ध हो जाता है और प्लासी के युद्ध के बाद इसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और मीर कासिम को क्या किया जाता है? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मीर कासिम जो होता है जब वो नवाब की गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वो चुनौती ये थी कि उसको लगातार पैसा देना है। किसको देना है? अंग्रेजों को देना है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है? इसके बारे में मीर कासिम जानता था। वो ये भी बात जानता था कि मुझे कुछ भी करके अंग्रेजों की मांगों को पूरा करता रहना है। अगर मैं ये सब नहीं कर पाया तो मेरा वही असर होगा जो मीर जाफर का हुआ था। ठीक है, तो क्या करता है फिर मीर कासिम? अपने शासन प्रबंध में, ठीक है, अपने शासन प्रबंध में बदलाव करता है। ठीक है, क्या करता है? बदलाव करता है। तो इसका जो शासन प्रबंध होता है उसमें क्या करता है? ये बदलाव करता है। और उसमें क्या बदलाव करता है? भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी थे, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अधिकारियों को हटा देता है। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अधिकारियों को हटा देता है। ठीक है, इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसके समय पर घटित होती हैं? वो महत्वपूर्ण चीजें ये घटित होती हैं, इसने अपने कर्मचारियों के वेतन में कमी की तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दिया।
अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दिया। ठीक है, जो अतिरिक्त कर्मचारी थे, जो एडवांस कर्मचारी थे, उनको क्या किया, पदों से हटा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, ये सारी चीजें इसने की। इन सारी चीजों का फायदा क्या हुआ, इन सारी चीजों का फायदा ये हुआ कि इसके जो कर था, इसका जो टैक्स था, उसमें वृद्धि जरूर हुई। ठीक है, इससे ज्यादा मात्रा में, इससे क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में कर प्राप्त होने लगा। इससे इसे ज्यादा मात्रा में कर प्राप्त होने लगा। ठीक है, कर जब इसको ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने लगता है तो क्या करता है, ये आसानी से अंग्रेजों की मांगों को पूरा कर पाता है। तो ये अंग्रेजों की जो मांगे हैं उनको क्या करता है, आसानी से पूरा कर पाता है। ठीक, अब देखिए शासन प्रबंध के बारे में ये बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन इसके सामने जो जस्ती तक समस्या बनी रही वो थे अंग्रेज। उन्हें क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। जब उनको पैसा चाहिए था और जब ये मुर्शिदाबाद में रह रहा था तो वहां के शासन में अंग्रेज लगातार दखल करते रहते थे। तो इसके छुटकारा पाने के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपनी राजधानी को ये स्थानांतरण करने का प्लान बनाता है और सोचता है कि मैं कैसे भी करके जो अपनी राजधानी है उसका तबादला कहीं और कर दूं। देखिए जब ये सारी जानकारी के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है, देखिए जब ये प्लान बनाता है कि मैं अपनी राजधानी क्या कर लूं, बदल लूं, ट्रांसफर कर लूं, तो ये क्या करता है, अपनी जो राजधानी होती है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बना लेता है। मुर्शिदाबाद से जो राजधानी बना लेता है वो कहां बना लेता है, मुंगेर को बना लेता है। मुंगेर को राजधानी बनाने के पीछे इसका जो लॉजिक था वो ये था कि यहां पर अंग्रेज आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे और ये जो जगह है वो काफी दूर भी है। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद से जो इसने मुंगेर को राजधानी बनाया तो क्या किया, इसने बारूद की फैक्ट्री स्थापित की। क्या स्थापित की, बारूद की फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, इसके अलावा सैनिकों को पश्चिमी देशों की भांति तैयार करने के लिए पश्चिमी देशों की भांति तैयार करने के लिए फ्रांसीसी और अमेरिकन लोगों को क्या किया, नियुक्त किया।
तो फ्रांसीसी और अमेरिकन लोगों को क्या किया, नियुक्त किया। ये ऐसा मानता था कि अगर वहां पर नियुक्त कर दिए जाएंगे अच्छे अधिकारी तो हमारी जो सेना है वो भी क्या करेगी, उनकी ही बातें क्या कर पाएगी, युद्ध कर पाएगी। ठीक है, किनकी बातें युद्ध कर पाएगी, जो पाश्चात्य संस्कृति के जो पाश्चात्य लोग थे, वो जैसे देश के लोग थे वो युद्ध कर रहे थे, अंग्रेज थे वो कैसे युद्ध करते हैं, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन सभी देशों की तरह ये भी अपने सैनिकों को उसी टाइप का बनाना चाहता था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, तोप खाने का भी क्या किया, विकास किया। तोप खाने का क्या किया, विकास किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें भी ये कर लेता है। इसके बाद देखो ये क्या करेगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी बनाया, बारूद की फैक्ट्री स्थापित की, सैनिकों पश्चिमी देशों की भांति इसमें बदला, फ्रांसीसी और अमेरिकन तैयार हुए और तोप खाने का क्या किया, विकास किया। ठीक है, देखो अब इसने क्या किया, अंग्रेजों के सामने एक बात रखी, अंग्रेजों से ये बोला कि आप लोग बिल्कुल फ्री में क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, एक पैसा जो है वो कोलकाता के कोष में, जो बंगाल के कोष में जमा नहीं करा रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसके द्वारा जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने कारखानों पर क्या कर रखा था, अपने कारखानों पर भारतीय लोगों को नियुक्त कर रखा था। और ये भारतीय लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ साथ खुद भी बिना शुल्क के व्यापार करने लगे, जिससे क्या होने लगा, कोलकाता को बड़ा घाटा होने लगा, बंगाल को बड़ा घाटा होने लगा। ठीक है, और ये बात पहुंचती है मीर कासिम के पास। तो मीर कासिम ये बात अंग्रेजों के सामने रखता है कि तुम्हें टैक्स तो देना पड़ेगा, कम या ज्यादा लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेज इस बात के लिए शुरू में सहमत हो जाते हैं। अंग्रेज 9% टैक्स देने पर सहमत हो गए। कितने पर, 9% टैक्स देने पर सहमत हो गए। लेकिन ये बात कही कि आपको भारतीयों से 25% से 30% टैक्स वसूलना होगा। ठीक है, टैक्स वसूलना होगा। क्या बात बोली कि तुमको भारतीयों से कितना टैक्स वसूलना होगा, तो 25% से लेके 30% तक जो टैक्स है वो तुमको वसूलना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये सारी बातें हो गई, इसके लिए अंग्रेज तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात कोलकाता काउंसिल में पहुंचती है तो फिर वहां की जो मीटिंग होती है, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो इस बात के लिए मना कर देते हैं कि हम 9% टैक्स नहीं देंगे। जब मीर कासिम ने कहा कि तुम 9% टैक्स नहीं देंगे, मैंने कहा नहीं देंगे, तो क्या किया, इसने क्या किया, सभी भारतीयों का टैक्स जो है वो क्या किया, माफ कर दिया। सभी भारतीयों का जो टैक्स था वो क्या कर दिया, माफ कर दिया। बोल दिया कि तुम लोग टैक्स नहीं दोगे, सबका फ्री। ठीक है, सब फ्री व्यापार करेंगे, जो अच्छा बनाएगा उसका सामान खरीदा जाएगा। अब जब अंग्रेजों के सामने ये बड़ी नई समस्या आ गई, अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई तुम टैक्स लगाओ। मीर कासिम ने सबका टैक्स फ्री कर दिया, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई चुंगी कर नहीं, कोई कुछ नहीं, जितने का सामान है आराम से बेचिए। तो अंग्रेजों को क्या होने लगा, नुकसान ज्यादा होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि वो लोग जो भारतीय लोग थे वो तो उत्पादन भी करते, उसका फिर प्रोडक्ट भी बनाते और उसको बेचते भी। तो वो छोटा अगर कम ऊपर नीचे कर देते तो उससे उनको कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अंग्रेज उस सामान को खरीदते थे और खरीदने के बाद तैयार करते और तब बेचते, तो उनकी जो लागत है वो ज्यादा आती थी इस मामले में, 25 से 30% के मामले में। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को नुकसान हुआ।
अंग्रेजों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। और अंग्रेजों ने ये बात बोली कि भैया तुम ऐसा करो, ये जो आदेश दिया है इस आदेश को वापस लो, 25% टैक्स लगाओ, 20% लगाओ, लेकिन उन पर टैक्स लगाओ, हमको और उनको बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, 0% की जो छूट है वो हमें है, उनको नहीं होनी चाहिए, उनकी छूट कम करो या टैक्स दोबारा लागू करो। ठीक है, अब ये बात बोल दी जाती है, लेकिन मीर कासिम बिल्कुल मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब देखिए ये बात चलने लगी, अब ये बात होने लगी कि भाई चलो मीर कासिम को भी दोबारा गद्दी से हटाते हैं, और अंग्रेजों और इनके बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, अब विवाद हो गया, कोई बात नहीं, विवाद हो जाता है। और विवाद कब बढ़ जाता है, विवाद जब बढ़ जाता है कि शाह आलम द्वितीय जो है, कौन, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड अंग्रेजों से ये कहता है कि भाई मुझे राजा बनवाने में मदद करो दिल्ली की। तो कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको राजा बनवाने में मदद करेंगे। और मीर कासिम को कहते हैं कि तुम्हें 12 लाख रुपए देने हैं, इसको सपोर्ट करना है नजराने के रूप में। और इससे जबरदस्ती कितने, 12 लाख रुपए किसको दिलवा देते हैं, मीर कासिम को। मीर कासिम से 12 लाख रुपए दिलवा देते हैं शाह आलम सेकंड को। अब मीर कासिम की हालत तो पहले से ही ज्यादा खराब थी, और इतने ज्यादा 12-12 लाख रुपए उस समय में दिलवा रहे थे, ये कोई छोटी रकम तो थी नहीं, आज भी बहुत बड़ी रकम है, और उस जमाने में तो पूछो मत, इतनी बड़ी रकम थी। ये दिलवा दी जाती है किसको, शाह आलम सेकंड को। इससे क्या होता है, वो खफा होता है कि तुम लोग ऐसा कैसा कर सकते हो, कोई राजा बन रहा है तो पैसा मैं क्यों दूं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय से बात करते हैं कि अब तुम अगर राजा बन जाओगे तो हमें सपोर्ट करोगे। वो कहता है बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजों की नीतियों से क्या था, बिल्कुल अनजान था। ठीक है, तो शाह आलम सेकंड को 12 लाख रुपए की राशि दिलवा दी जाती है। इससे भी क्या होता है, दोनों के बीच में तनाव जो है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, इनके बीच में तनाव बढ़ गया। तो जब मीर कासिम जो है वो शासक बना था, तो उसकी शर्त हुई थी कि हम तुम्हें क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, और उसके बदले में तुम हमें क्या दोगे, 3 जिले दोगे, और उन 3 जिलों से हम कर वसूल करेंगे और हमारी सेना का खर्चा निकालेंगे। तो मीर कासिम आदेश निकालता है, क्या आदेश निकालता है, मीर कासिम ने आदेश निकाला कि आपने 1760 के समझौते के अनुसार, 1760 के समझौते के अनुसार, 1760 के समझौते के अनुसार जो 3 जिले लिए हुए हैं, जो 3 जिले लिए हुए हैं, वो क्या करो, वापस करो, या अगर तुम वापस करना नहीं चाहते तो उनका जो टैक्स है, उनका जो कर है, उनका जो राजस्व है वो मुझे दीजिए। ठीक है, ये बात की जाती है किसके द्वारा, मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम की इस बात से, मीर कासिम की इस बात से अंग्रेज चिढ़ जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज चिढ़ जाते हैं कि सोचते हैं कि हमसे ऐसी बात कर रहे हो, हमसे जिले वापस लेने की बात कर रहे हो, हम तो उल्टा प्राप्त करने की सोच रहे हो और तुम बोल रहे हो हमें उल्टा टैक्स दो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मीर कासिम को हटाया जाए, मीर कासिम को सत्ता से हटाया जाए। ठीक है, इन्होंने मन बना लिया कि मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया जाएगा, लेकिन मीर कासिम इतनी जल्दी जो है वो हटने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए होता क्या है, दोनों में तनातनी हो जाती है, इधर मीर कासिम उधर अंग्रेज। उन्होंने कहा देख लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए फिर ज्यादा आगे जाके कोलकाता काउंसिल में क्या होती है, मीटिंग होती है,
और मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि मीर कासिम पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और अब क्या होगा, आक्रमण होगा। कैसे होगा देखिए। तो मीर कासिम के आक्रमण की थ्योरी को समझिए और मीर कासिम के आक्रमण के बारे में सुनिए, ठीक है। सत्रह सौ 63 में क्या किया जाता है, मेजर एडम्स, क्या नाम है, मेजर एडम्स को सेना लेकर भेज दिया जाता है कि जाओ, कहां जाओ, कोलकाता जाओ और अपने सेना के साथ जाओ और युद्ध की तैयारी कीजिए। मेजर एडम्स को सेना लेकर कहां भेजा जाता है, मुंगेर की तरफ, क्योंकि उसने उसी को राजधानी बनाया था। कहां भेजा जाता है, तो उसको 1763 में मेजर एडम्स को सेना लेकर भेज दिया जाता है मुंगेर की तरफ। और क्या होता है, 19 जुलाई 1763 को, कब, 19 जुलाई 1763 को कटवा नामक जगह पर, कटवा नामक जगह पर क्या हुआ, अंग्रेजों और मीर कासिम में युद्ध हुआ। किस किस में, अंग्रेजों और मीर कासिम में युद्ध हुआ। जिसमें कासिम की हार हुई। क्या हुई, कासिम की हार हुई और इस हार के बाद 2-3 युद्ध और लड़ लिया। सब में ही क्या हुई, इसकी हार हुई। इसने सोचा था भैया ऐसे करके युद्ध नहीं जीता जाएगा, मुझे संधियां करनी पड़ेंगी और शासकों का सहयोग लेना पड़ेगा। और ये क्या करता है, यहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते समय क्या करता है, इसने जो अंग्रेजों के लोग बंदी बनाए हुए थे, जो इससे वार्ता करने आए थे, उनको क्या करता है, ये मौत के घाट उतार देता है। और एक बिचौलिया था, उसका नाम राम नारायण राजा था, उसको भी क्या करता है, ये भागते भागते मार जाता है। बोला कि बेटा बहुत पैसे खाए तूने। तो इसने क्या किया, राजा राम नारायण एवं अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी। अंग्रेज जो बंदी बनाए हुए थे, बंदियों की हत्या कर दी, ठीक है। उनकी हत्या करके क्या कर देता है, क्या करता है, ये वहां से भाग जाता है। और कहां, किसकी तरफ भाग जाता है, अवध की तरफ भाग जाता है। और सोचता है कि अब मुझे क्या करनी है, उन लोगों के साथ मिलकर संधि करनी है। और जब उन लोगों के साथ मिलकर संधि करेगा तो क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है। कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। इन लोगों की हत्या करने के बाद क्या होता है, ये भाग जाता है और भागता भागता कहां पहुंच जाता है, इसके पीछे सेना भी भागती अंग्रेजों की, लेकिन सफल नहीं हो पाती इसको पकड़ने में। और जो बंगाल के नवाब की जो गद्दी है वो दोबारा से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। कहाँ की गद्दी, नवाब की गद्दी। कौन से नवाब की गद्दी, बंगाल के नवाब की गद्दी, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, वापस से संपर्क करते हैं, किससे, मीर जाफर से संपर्क करते हैं। किससे जाफर थे, वो पहले था मीर जाफर। मीर जाफर को उन्होंने मारा थोड़ी था, उसको तो बंगाल में, तो हाँ बंगाल में कोलकाता चला जाता है वो। उससे वापस संपर्क किया कि भाई ऐसा करो, तुम वापस से क्या करो, गद्दी पर बैठ जाओ। और वो तैयार हो जाता है और वापस से गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। जब वो वापस से गद्दी पर बैठ जाता है, वो कहता है तुम टेंशन ना करो, जितना भी तुम्हारा युद्ध में खर्चा हुआ है वो पैसा कौन दूंगा, मैं दूंगा। यानी कि पहले से वो भुगत भोगी था, उसको मालूम था कि मेरे गद्दी पर बैठने के बाद क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो दोबारा से क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है और अपने सिद्धांतों से दोबारा समझौता कर लेता है, ठीक है। अगर वो नवाब बनने से इनकार कर देता तो कुछ और स्थिति बंगाल की बन सकती थी। तो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।